नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको 10वीं कक्षा में हिंदी विषय में इकाई 15 समझाऊंगी, जिसका नाम है दाजू। दाजू के लेखक हैं शेखर जोशी। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना समझते हैं। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। आपके केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखक कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोसी का गटवार, 7 के लोग, दाजू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 को धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित। दाजू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। दाजू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाजू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बालमन पर आघात कर जाता है, इसका मामरिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, अब हम इस इकाई की कथा वस्तु को विस्तृत समझते हैं। 9-10 वर्ष का एक पहाड़ी लड़का एक कैफे में बॉय का काम करता है। जगदीश बाबू चाय पीने के लिए उसी कैफे में आते हैं। वे उसी पहाड़ी लड़के से प्रभावित होते हैं। लड़का उन्हें देखकर मुस्कुराता है। लड़का उनसे पूछता है, चाय साहब? लड़के के ये 2 शब्द सुनकर लगता है जैसे उनका अकेलापन दूर हो गया है। इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरभयमय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यही अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति इसी अलगाव की जड़ें होती है, बिछो या विरक्त की किसी कथा के मूल में। जगदीश बाबू अपने गांव से बहुत दूर के शहर में आए थे। वे अकेले थे। यहाँ का वातावरण उनके गांव के वातावरण से बिल्कुल अलग था। गांव में यहाँ के चौक जैसी चहल पहल नहीं थी। वहाँ कैफे के जैसा शोरगुल नहीं था। उन्हें लगता था जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। इस तरह जगदीश बाबू को पहले एक शहर में आकर बहुत अकेलापन लगता था। कैफे में मदन से परिचित होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए थे। 2-4 दिनों में मदन उन्हें दाजू कहकर पुकारता और वे भी उससे स्नेह से पेश आते। उन दोनों में मौसम संबंधी बातें होती। मदन उनसे उनके कम खाने की शिकायत करता। मदन को वे अपने दाजू यानी कि बड़े भाई जैसे ही लगते थे। इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन से प्रति व्यवहार बहुत स्नेहपूर्ण और अपनत्व से भरा भरा था। 2-4 दिनों में दोनों का अजनबीपन बिल्कुल दूर हो जाता है। जगदीश बाबू जब भी कैफे में आते, वे मदन उन्हें दाजू कहकर संबोधित करते हुए कहता कि दाजू, कल आपने बहुत कम खाना खाया था। दोनों में इस तरह की अपनेपन की भरी भरी बातें होती थी। एक दिन जगदीश बाबू ने मदन को बुलाया। मदन आया, दाजू कहकर पहुंच गया। दाजू शब्द सुनते ही वे क्रोधित हो उठे। मदन ने पूछा, दाजू चाय लाऊं? प्रश्न करता है। जगदीश बाबू बोले,
चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? इस तरह वे प्रश्न करते हैं। प्रेस्टीज यानी कि प्रतिष्ठा। मदन के दिल को चोट लगती है, उन्हें बुरा लगता है। जगदीश बाबू का चेहरा क्रोध से तमतमा उठता है। मदन प्रेस्टीज शब्द का अर्थ समझे बिना ही सब कुछ समझ गया। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके वह घंटों सिसकियां भरकर रोता रहा। रो लेने पर उसके अंतर की व्यथा शांत हो गई। उसने कुछ निश्चय किया और फिर अपने काम में लग गया। दूसरे दिन अपने बचपन के साथी हेमंत के साथ जगदीश बाबू कैफे में चाय पीने गए। जगदीश बाबू के बुलाने पर वह पहले जैसा तत्परता से उनके पास नहीं आया। उनके दोबारा बुलाने पर ही वह आया, यानी कि वह नाराज जैसा लगता था। आज उसे मुंह पर न पहले जैसी मुस्कान थी और न उसने दाजू क्या लाऊं कहा। हेमंत ने मदन से उसका नाम पूछा तो वह एकदम चुपचाप रहा। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा तो उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने दोबारा नाम पूछा तो बॉय कहते हैं साहब मुझे कहकर मदन मुड़ गया। इस तरह इस पैराग्राफ के द्वारा यहाँ मदन के द्वारा यहाँ नाराज़गी बताई गई है कैफ़े बॉय की, यानी कि वह लड़के की। तो इस तरह इस कहानी में इस इकाई के यथार्थ द्वारा हम समझते हैं कि मनुष्य के मन को समझ पाना बहुत मुश्किल है। कभी कभी जब उसके साथ कोई नहीं होता तब निर्जन एकांत में भी वह स्वयं को अकेला अनुभव नहीं करता। उस एकाकीपन में भी उसे अपनेपन की अनुभूति होती है। इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों लोगों के बीच होकर भी वह सूनापन महसूस करता है। उसे सब कुछ पराया यानी कि अपनत्वहीन लगता है। मनुष्य मन की इन्हीं अटपटी स्थितियों के कारण लेखक ने उसकी भावनाओं को यहाँ विचित्र बताया गया है।